वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉ सेंटर इंदौर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारी बीए एलएलबी सीरीज के अंतर्गत हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने सिटीजनशिप यानी कि पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है और अब हम देख रहे हैं पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस, जिसमें हमने आर्टिकल 12 यानी कि स्टेट की डेफिनेशन, उसकी इंस्ट्रूमेंटालिटीज और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12, वो हमने कवर कर लिया है। साथ ही हमने पिछले लेक्चर में आर्टिकल 13 देख लिया था, जिसमें ऐसे लॉज जो कि पार्ट 3 के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट होते हैं या फिर उन्हें डेरोगेट करते हैं, उन लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाता है। आर्टिकल 13 जो है वो एनफोर्समेंट प्रोवाइड करता है पार्ट 3 के प्रोविजंस को, फंडामेंटल राइट्स को। अब क्योंकि हमने एक बेसिक फ्रेमवर्क देख लिया है फंडामेंटल राइट्स का, आज हम देखने वाले हैं या आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं तो सब्सटैंटिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ऐसे कौन से वो मौलिक अधिकार है जो कि हमें भारत का संविधान देता है। आज हम उसे एक एक कर देखेंगे। तो जिस मौलिक अधिकार, जिस फंडामेंटल राइट की बात हम आज करने जा रहे हैं वो है समता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, जो कि दिया है कहां पर, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 which is right to equality। अच्छा, आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक है इक्विटी एंड एक है इक्वालिटी। क्या डिफरेंस है दोनों में? यस अदिति, कैन यू प्लीज टेल मी, आपको थोड़ा सा भी अगर मोटा मोटा अंदाजा हो कि इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। इक्वालिटी को समता क्यों कहा जाता है, समानता क्यों नहीं कहा जाता? मतलब अगर हम लूज ट्रांसलेशन देखते हैं, लूज अगर हम जो कॉमन पैरेंस में जो हम शब्द यूज करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, हम इक्वालिटी को समानता बोल देते हैं। लेकिन अगर आप संविधान देखेंगे तो वो समानता शब्द का उपयोग नहीं करता है, वो समता का उपयोग करता है। समानता होती है इक्विटी। जब मैं कहती हूँ इक्विटी और जब मैं कहती हूँ इक्वालिटी, इसमें एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बहुत ही बारीक फर्क है। इक्वालिटी का अर्थ होता है कि वो सारे ऐसे मेजर्स लेकर आना, वो सारे ऐसे नेगेटिव प्लस पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना, या ऐसे सारे कड़े कदम लेना जिससे समानता को अचीव किया जा सके। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी इज एन इंस्ट्रूमेंट। इक्वालिटी इज एन इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या है, इक्वालिटी को यहाँ पे एक तरह से उपयोग किया जा रहा है, इक्वालिटी को इंस्ट्रूमेंटल बनाया जा रहा है। जब हम कह रहे हैं समता, हम समता का अधिकार देकर, हम लॉस को समता के अधीन बनाकर हम क्या कर रहे हैं, उसे एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। उसका उपयोग करके हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, इक्विटी अचीव करना चाह रहे हैं। इक्विटी क्या है? एक मॉरल है, एक हायर वर्च्यू है। ठीक है, समानता मतलब जो सबकी नजर में एक है। इक्वालिटी डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है। अभी हम जब और पढ़ेंगे इसको और डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कहना चाहूंगी। इक्वालिटी जो है वो ये नहीं कह रहा कि सब एक है। इक्वालिटी जो है वो डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, वो कहता है कि हाँ हम भिन्न है, लेकिन हम क्या है, हमें इसे समानता की ओर लेकर जाना है। हम भिन्न है लेकिन हम क्या है, हम समान भी है, हमें भेद नहीं है। तो आप लोग समझ गए दैट इक्वालिटी इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर इज इक्विटी इज एन एंड। ठीक है, इक्वालिटी इज एन इंस्ट्रूमेंट या फिर मीन्स टू अचीव द एंड ऑफ इक्विटी। ठीक है, इक्वालिटी जो है एक माध्यम है जिससे इक्विटी का अंत या उद्देश्य को जो है अचीव किया जा सकता है। इतना आप लोगों को बेसिक डिफरेंस समझ में आया। अब हम राइट टू इक्वालिटी को और डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, आर्टिकल 14 जो है वो तो बिल्कुल एक लाइन में राइट टू इक्वालिटी को समअप कर देता है। क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। अब ये जो है आर्टिकल 14, ये दो टर्म्स को यूज करता है। अदिति प्लीज अंडरलाइन इन योर वेयर टेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ
और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आप इन दोनों जो वर्ड्स हैं इनको अंडरलाइन कर लीजिए अपने ब्रेड टेक्स्ट में, क्योंकि इन दोनों टर्म्स का अलग अलग मतलब है और इन दोनों टर्म्स का एक बहुत ब्रॉड यूरिस्प्रूडेंस है जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट, लेट मी एक्सप्लेन यू द कंसेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। जब हम कह रहे हैं राइट टू इक्वालिटी, तो हम पहले देख लेते हैं कि इक्वालिटी किन किन प्रकार की होती है। मैं जो कुछ भी यहाँ पढ़ा रही हूँ आप उसको प्लीज लिख लीजिए, बिकॉज ये कंसेप्चुअल डायमेंशन अगर आप आंसर पे मेंशन कर कर आएंगे तो एक तो आपके आंसर को लेंथ मिलेगी, आपके आंसर को और डेप्थ मिलेगी, और आप आगे और अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, इक्वालिटी जब मैं कह रही हूँ तो इसके दो मतलब होते हैं। एक होती है हमारी फॉर्मल, औपचारिक समता, या इसको एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी भी कहते हैं। दूसरी होती है मटेरियल, यानी कि भौतिक समता, मटेरियल इक्वालिटी। जब मैं कह रही हूँ फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी, इसका मतलब ये होता है कि भगवान ने, प्रकृति ने हमें कैसा बनाया है, हमें समान बनाया है। हम सब क्या है, हम सब ह्यूमन बीइंग है, हम सब होमो सेपियंस है, तो उस नाते हम सबको एक बराबर का दर्जा दिया गया है। दैट इज फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी। मतलब क्या है कि हम यहाँ पर किसी संसाधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे भौतिक एम्पेरिकल रियलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, ठीक है, कोई क्लास डिफरेंस है, कोई कास्ट डिफरेंस है। नहीं, भगवान ने हम सबको समान बनाया है, प्रकृति ने हमको समान बनाया है, और वो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ वन स्पीशीज, वी आर इक्वल। ठीक है, ये कैसी हो गई है, औपचारिक हो गई है। औपचारिक समझते हैं ना, जैसे हम औपचारिक काम करते हैं, कहते हैं कि हमें फॉर्मल काम करना है। फॉर्मल का मतलब क्या है कि हमने एक मतलब पेपर पे लिखा पढ़ाई कर दी है। ठीक वैसे ही प्रकृति के कानून के हिसाब से प्रकृति ने जब अपने कानून बनाए तो उसने लिखा पढ़ाई कर दी थी, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न इक्वल। ठीक वैसे ही फॉर्मल इक्वालिटी होती है। लेकिन जब हम एम्पेरिकल रियलिटीज में आते हैं, जब हम भौतिक दुनिया में आते हैं, तो हम देखते हैं कि डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस कैसे हैं भाई, पुरुष और स्त्री अलग अलग है। ठीक है, फिर क्लास डिफरेंस है, कोई जो रिजर्व कम्युनिटीज है उनसे आते हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, भाई कोई ट्राइबल कम्युनिटीज से। ठीक है, देन देयर इज आल्सो डिफरेंस बिटवीन द क्लासेस, कोई अपर क्लास का है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो ये सब क्या, ये एम्पेरिकल रियलिटीज है। तो यहाँ पर फॉर्मल इक्वालिटी काम नहीं करेगी। आप कह देंगे कि हम सब समान है, लेकिन समानता हमें दिख कहाँ रही है, तो उसके लिए फिर मटेरियल इक्वालिटी होती है। मटेरियल इक्वालिटी मतलब हर वो भौतिक समानता, हर ऐसी भौतिक समानता जो हमें भौतिक दुनिया में रहते हुए समानता प्रदान करती है। जैसे राइट टू फूड है, राइट टू फूड हम सबके लिए बात करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, गरीब को राइट टू फूड की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि अमीर तो सक्षम है ना अपने लिए रोटी कमाने के लिए। तो वो कहाँ पर है, वो राइट, तो वो मटेरियल इक्वालिटी की बात करें। मटेरियल इक्वालिटी मतलब जहाँ पर हम मटेरियल चीजों को प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं, लेकिन मैं ये डिफरेंस कैसे बता पा रही हूँ, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 14 है, और हम ये बात ही क्यों करें हमारा, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 14 है वो अपना सोर्स कहाँ से डिराइव कर रहा है। जरा अगर आप प्रियम्बल खोलेंगे अदिति, तो आप उसमें देखेंगे कि प्रियम्बल बात कर रहा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जब मैं कह रही हूँ कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी की। और जब मैं कह रही हूँ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि क्या अपॉर्चुनिटी भाई कहाँ दोगे आप, सांसारिक दुनिया में ही लोगे ना, मटेरियल वर्ल्ड में लोगे, एम्पेरिकल वर्ल्ड में लोगे। क्योंकि हमें क्या है, हमें रहना है, हमें नौकरी करना है, हमें हमारा जीवन यापन करना है, तो उसके लिए कैसे, उसके लिए हमको अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता है भाई। तो ये क्या क्या है, ये मटेरियल इक्वालिटी को डिपिक्ट कर रहा है। तो हमने आर्टिकल 14 में क्या देख रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी। जब हम कह रहे हैं राइट टू इक्वालिटी, तो इक्वालिटी कितने प्रकार की होती है, दो तरह की होती है, फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी और मटेरियल इक्वालिटी। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, हमको हमारे प्रियम्बल से पता चल रहा है। कहाँ दिया है, प्रियम्बल। देखिए यही रीजन है कि मैंने आपको प्रियम्बल पहले नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जब तक हम थोड़े से लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्रोविजंस में नहीं चले जाते हैं, पहले से ही अगर मैं आपको प्रियम्बल पढ़ा दूंगी तो आप इस स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब नहीं समझ पाते, अगर हम आर्टिकल 14 की बात नहीं करेंगे। अब जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तब आप ही लोग मुझे रिकॉल करवाएंगे
कि कैसे जो है भारत का संविधान हमको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि हमको आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है, हमको समता का अधिकार दिया गया है। इक्वालिटी कंसिस्ट ऑफ टू मेजर एलिमेंट्स, फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी या मटेरियल इक्वालिटी। यहाँ तक क्लियर है दीदी? आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक? चलिए फिर, अब ये जो राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया है, ये आया है इंग्लैंड के एक जूरिस्ट, एक थिंकर, एक फिलोसोफर एवी डाइसी के कॉन्सेप्ट से। और वो क्या है? वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से जो है आर्टिकल 14 का बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल आया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ गिवन बाय एवी डाइसी। किसने दिया है ये? एवी डाइसी। इन्होंने तीन मेन प्रोपोजिशंस दिए हैं। सबसे पहली ये है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब ये है कि एक ही संप्रभु है और वो है कानून। ठीक है, इसे ही एरिस्टोटल ने अपनी भाषा में कहा है दैट गवर्नमेंट ऑफ लॉ एज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ मैन। ठीक है, यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की सुप्रीमेसी या संप्रभुता नहीं है, यहाँ पे किसकी संप्रभुता है? यहाँ पे कानून की संप्रभुता है। पहला टेलेंट तो ये हुआ। दूसरा सिद्धांत रूल ऑफ लॉ का ये भी डाइस ने दिया है, वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि इन वर्बेटिम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिराइव किया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि भारत समक्ष, भारत की विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी ऑफ लॉ या इक्वालिटी बिफोर लॉ। तीसरा जो टेनेंट है जो एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत दिया था, वो ये है कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन किससे डिराइव हो रहा है? ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। अब इसका क्या मतलब है? हमने तो जब मैं फर्स्ट क्लास में आपको सिटीजनशिप पढ़ाने जा रही थी, तो सबसे पहले मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में डिफरेंस बताते हुए कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ग्रैंड नॉर्म होता है। मतलब देश में बनने वाली सारी विधियां किससे कंफर्म करनी चाहिए या किससे अपनी सोच ड्राइव करती है? कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करती है। लेकिन डाइसी साहब तो कुछ भिन्न बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है। यहीं पर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफर कर जाता है एबी डाइसी के इस रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से। इसलिए जो हमारा थर्ड टेनेंट है रूल ऑफ लॉ का, ये इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई नहीं होता है। ओनली टू अबव प्रिंसिपल्स अप्लाई इन द इंडियन कंटेक्स्ट। द थर्ड tenet or the third basic principle of rule of law does not imply or does not apply to the Indian constitution or the Indian legal framework। वो क्यों है? देखिए भाई, ये एबी डाइसी साहब जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो इंग्लैंड के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इंग्लैंड डज नॉट हैव एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर जिस लीगल फ्रेमवर्क से काम चलता है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से काम करता है? वहां पे जो भी जुडिशियल लेजिस्लेशन निकल कर आते हैं, जो भी जुडिशियल एनैक्टमेंट निकल कर आते हैं, प्लस जो कन्वेंशन वहां पर काफी समय से फॉलो हो रहे हैं, ये दो मेन सोर्सेज हैं उनके लीगल फ्रेमवर्क के। वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आप मे भी शायद फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, आई डोंट नो द सिलेबस हैज बीन चेंज। जब आप कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके काम करने में और इंडिया के फ्रेमवर्क पे काम करने में कितना अंतर है। इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। एवरी लेजिस्लेटिव ऑर्गन and every legislation derives its source and power from the constitution, because constitution क्या है? supreme law of the land है। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड जो है उसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि वाइस वर्सा। लेकिन एबी डाइसी ने किसके कंटेक्स्ट में बात की? ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में बात की है, क्योंकि ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ब्रिटेन में कन्वेंशन और जुडिशियल एनैक्टमेंट्स ही मेजर सोर्सेज है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के, लीगल फ्रेमवर्क के। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है।
और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने ग्रैंड नॉर्म का दर्जा दिया है। तो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड जो है उसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कंटेक्स्ट में। इसलिए जो थर्ड टेनेंट है एबी डाइसी के रूल ऑफ लॉ का वो इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इतना हो गया। आर्टिकल 14 में दो देख लिया हमने। आर्टिकल 14 की राइट टू इक्वालिटी में दो मेन इक्वालिटी, दो टाइप्स की इक्वालिटी। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है, प्रियम्बल से आ रहा है। अब हमने देख लिया कि रूल ऑफ लॉ जो कि इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है। अब हम इंग्लैंड के कॉन्सेप्ट की बात ही क्यों करें, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कौन से तरह किस तरह के लॉ को अपनाया, हमने कॉमन लॉ को अपनाया है। हमारा अगर आप क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे स्पेशली तो आप देखेंगे कि जो भी हमारा लीगल फ्रेमवर्क है वो लार्जली लार्जली रिसेंबल करता है कॉमन लॉ से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को? तीन टेनेट समझ में आया इंडियन कंटेक्स्ट में कौन से अप्लाई होते हैं ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में ये सब बातें कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। जब मैं आपको बेयर टेक्स्ट की रीडिंग करा रही थी और मैंने आपको कहा था कि इसमें आप दो मेजर की टर्म्स को अंडरलाइन कर लीजिए, वो इसलिए कहा था क्योंकि वो ही दो मेजर की टर्म्स है जो पूरे आर्टिकल 14 को समराइज करते हैं। कौन कौन से मेजर टर्म्स है? एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब क्या है? विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, अब जब मैं कह रही हूं इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो मैं बात कर रही हूं एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट की। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? ये नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस भी मैंने आपको जिस दिन हमने फंडामेंटल राइट शुरू किया था उस दिन मैंने आपको बताया था कि क्यों मैं किसी चीज को नेगेटिव कहती हूँ। और यही बात हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करें तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और ये क्यों नेगेटिव कॉन्सेप्ट है? क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये हमको प्रोहिबिट कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन करने से। ये हमको क्या दे रहा है? द टर्म इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हमको कैसी इक्वालिटी दे रहा है? जो हमने अभी बात की, ये हमको फॉर्मल इक्वालिटी दे रहा है। अब आपको समझ आया कि क्यों कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन पढ़ना जरूरी है प्रोविजन से पहले। फॉर्मल इक्वालिटी दे रहा है हमें, जो हमें किसने दी है? प्रकृति ने प्रोवाइड की है, जो हमें जन्म से प्रोवाइड की है। ये हमें क्या कह रहा है कि भेद मत करो, क्योंकि भेद है ही नहीं, कोई भेद नहीं है, सब समान है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसलिए ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हमें डिस्क्रिमिनेशन करने से मना कर रहा है, ये हम पे एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन लगा रहा है, ये प्रोहिबिट कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन। और वहीं इसके विपरीत जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन दे रहा है। कैसी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन दे रहा है? कि जब भी आप विधि बनाएंगे तो विधि के द्वारा आप सबको कैसी देंगे? आप सबको समान अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, समान संरक्षण देंगे। इसलिए ये कौन सी इक्वालिटी होगी? मटेरियल इक्वालिटी होगी। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि डिफरेंसेस तो है, लेकिन आपके ऊपर एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि आप सबको इक्वल प्रोटेक्शन देंगे, आप सबको बराबर संरक्षण प्रोवाइड करेंगे, आप उन डिफरेंसेस को नजरअंदाज नहीं करेंगे। डिफरेंसेस है, एक्नॉलेज द डिफरेंसेस एंड मेक द लॉ एप्रोप्रिएट टू ब्रिंग देम एट पार। ठीक है, समझ में आया नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस? ये जो हमें है इक्वालिटी बिफोर लॉ, अभी हमने देखा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इन वर्बेटिम शब्द व शब्द कहाँ से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ से लिया गया है, एपी डाइसी के। इसीलिए ये डिराइव किया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो आपने कहा था कि ब्रिटिश जो ब्रिटेन है उसके पास रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो मैंने कहा बेटा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, कन्वेंशन और जुडिशियल एनैक्टमेंट से बनाते तो है, कुछ तो है वहां पर जो लीगल फ्रेमवर्क डिसाइड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने एबीडाईसी का रूल ऑफ लॉ, मैंने बताया था आपको इनवर्बेटिम जो सेकंड टाइलेंट था वो यही बात कर रहा था। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेकिन ये जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये कहां से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट, जो 14वां संशोधन हुआ था,
उससे लिया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, इतना समझ में आया? नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसमें भेद क्या है? ठीक है, भेद तो हमने मोटा मोटा देख लिया है, लेकिन इसमें समानता क्या है और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ का इस्तेमाल किया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का इस्तेमाल नहीं किया है? मतलब दोनों को साथ में क्यों लिखा गया है लेकिन दोनों को अलग अलग मेंशन किया गया है? सिर्फ एक से काम क्यों नहीं चला है? तो इसका एक रीजन तो यही है क्योंकि हमको दोनों तरह की इक्वालिटीज को अकोमोडेट करना है, फॉर्मल इक्वालिटी एंड मटेरियल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड मटेरियल इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक तो ये चीज हो गई है। दूसरी चीज ये है कि ट्रेडिशनली ये मानना था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दोनों वन एंड सेम कॉन्सेप्ट है। पहले इतना डिफरेंस नहीं माना गया था। ये तो चलिए हमने देखा कि ऊपर ऊपर का डिफरेंस है जो हमको समझ में आता है। एक कंसेप्चुअल बहुत गहरा डिफरेंस है इन दोनों चीजों के बीच में जो इतना आसान नहीं था अनटिल अनटिल एंड अनलेस जब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ने इस डिफरेंस को क्लियर नहीं कर दिया। ट्रेडिशनली इन दोनों को वन एंड सेम मान लिया गया था। किसने कहा था? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शब्द है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। इन द केस ऑफ, प्लीज नोट डाउन द केस, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। कौन सा केस है? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली Sarkar. Very, very important case when it comes to Article 14. इसमें जो जस्टिस पतंजलि शास्त्री थे, कौन थे? जस्टिस पतंजलि शास्त्री। इन्होंने कहा था कि ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स वन एंड सेम है। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये पूरक है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, कॉरोलरी है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, ये दोनों को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बाद के जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस आते गए तो ये बात क्लियर कर दी गई कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन नहीं भेद करता है? नेचर भेद नहीं करता है। नेचर क्या है? यूनिवर्सल है। ह्यूमन राइट्स कैसे हैं? यूनिवर्सल राइट्स है। क्यों यूनिवर्सल राइट्स है? बिकॉज दे आर नेचुरल राइट्स, दे आर गिवन बाय, दे आर एंडोर्ड बाय नेचर। इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसा है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्यों है? बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक लॉज। हम इन टोटल नहीं बात कर रहे हैं कि सबको विधि के समक्ष समान संरक्षण देने की। हम कह रहे हैं कि एक विधि है, उस विधि में जितने भी लोग जो है जिन पर वो अप्लाई हो रहा है उनको समान संरक्षण मिले। ऐसा भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे जब हम आर्टिकल 14 के लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन है जिनके लिए अलग विधि बनाई गई है। अरे भाई, एडवोकेट्स एक्ट आप पढ़ेंगे तो लीगल प्रोफेशनल्स को अलग अधिकार दिए गए, उनके लिए अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए अलग अधिकार बनाए गए हैं, उनके लिए अलग विधि है। ऐसे कई सारे प्रोफेशंस है इंडिया में जिनके लिए अलग लॉ बना दिया गया है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मिल रहा है? वुमेन के लिए सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस के लिए अलग एक्ट है, मेन के लिए तो नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें बता रही हैं कि हमको किस में जाना है, हमको पर्टिकुलर्स में जाना है। Equal protection of laws is not a universal concept. We have to see or we have to interpret Article 14 का जो राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है इन दी कंटेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक लॉज, पर्टिकुलर लॉज। ठीक है, तो एक कंसेप्चुअल डिफरेंस ये है इनमें, यूनिवर्सल्स और पर्टिकुलर्स का। इतना समझ आ गया आपको कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है? सिमिलैरिटी इतनी है कि ये तो देखो, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जब इन दोनों टर्म्स को साथ में लाया है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। वैसे ही जैसे फॉर्मल इक्वालिटी और मटेरियल इक्वालिटी दोनों आवश्यक है व्यक्ति के लिए, बिकॉज प्रियम्बल इटसेल्फ states that we have to provide both equality of status and opportunity, तो वो तो है ही। लेकिन क्या है इनमें डिफरेंस? ये है कि एक बात कर रहा है यूनिवर्सल इक्वालिटी, क्या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी कि पर्टिकुलर इक्वालिटी।
या फिर पर्टिकुलर कंसेप्ट है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लॉज में हमको जानने की आवश्यकता है। ठीक है अदिति, इतना आपको क्लियर हुआ कि कौन सा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, कौन सा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच जस्टिस पतंजलि शास्त्री का इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। ठीक है, और जो भी हमारा पहला एक मतलब कह सकते हैं कि बेसिक डिफरेंस था कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इतना समझ आया, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि एक कह रहा है फॉर्मल इक्वालिटी और एक कह रहा है मटेरियल इक्वालिटी, तो इसके पीछे कौन सा अंडरलाइन प्रिंसिपल है, या जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम किस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए लॉ को बनाएंगे। तो वो सीधा सीधा है, लाइक्स must be treated alike, whereas difference must be treated differently. ठीक है, जो समान है उनको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, जो असमान है, भिन्न है, उनको अलग से ट्रीट किया जाएगा। यही तो है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की। हमने कहा था ना कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंट है उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, यही रिफ्लेक्टेड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो जब हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इस प्रिंसिपल को दिमाग में रखिएगा, लाइक्स मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक एंड डिफरेंस मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें भी दो अप्रोचेस है, एक तो है इसका ओल्ड या ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो राइट की इक्वालिटी का था, जो कि सीधा सीधा बात कर रहा था इसी प्रिंसिपल। ठीक है, और वो इसी प्रिंसिपल को इन टोटल समराइज करता था, या ये कहता था कि यही प्रिंसिपल है जो आर्टिकल 14 की सोल है, लेकिन इससे अलग हटकर एक न्यू कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है, और वो क्या है हम डिटेल में वो सभी कुछ ही देर में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की। तो इसके लिए आपको तीन केसेस नोट डाउन करने पड़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं। एक है ओल्ड और एक है न्यू कॉन्सेप्ट। जो केसेस मैं यहाँ लिखवा रही हूँ आपको प्लीज नोट डाउन करना है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। सबसे पहला केस कौन सा है हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट में, वो है, पहले नोट डाउन कर लीजिए फिर क्या है इसके कंसेप्चुअल एस्पेक्ट और किस कौन सा केस पर क्या बात कर रहे हैं वो मैं आपको लिखूंगी, पहले नोट डाउन कर लीजिए। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, ये अभी 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 हमने देखा है। दूसरा केस है काटी रानी रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। व्हाट इज सौराष्ट्र? महाराष्ट्र प्लस गुजरात बिफोर डिवीजन। फिर तीसरा जो केस है वो है राम कृष्ण दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर। ये है 1952 का, ये भी है 1952 का, और ये है 1958 का केस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। जब मैं कह रही हूँ ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी की, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको कौन सा अंडरलाइन प्रिंसिपल दिमाग में रखना है, दैट लाइक्स मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक एंड डिफरेंस मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। जो भिन्न है उन्हें भिन्नता से देखा जाएगा और जो समान है उन्हें समानता से देखा जाएगा या समानता से उन्हें ट्रीट किया जाएगा। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ये कहता है कि जो भिन्न है उन्हें उनको एक अलग क्लासिफिकेशन के रूप में देखा जाएगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई अंडर प्रिविलेज क्लास है, कोई मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है,
उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। सिर्फ फॉर्मली उन्हें इक्वालिटी देने से काम नहीं चलेगा। इसलिए जो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है, ये एक क्लासिफिकेशन को करने की बात कर रहा है, क्लासिफिकेशन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और वो क्लासिफिकेशन कैसा है? वो क्लासिफिकेशन है रीजनेबल। So the old concept of equality introduces the principle of reasonable classification in right to equality. देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप एक चीज पहले दिमाग में रखिएगा कि हमको प्रियम्बल क्या कर रहा है। हमको प्रियम्बल दो तरह की इक्वालिटी अचीव करने की कह रहा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस हमको नेचर ने दे दी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको कंफर्म कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। लेकिन मटेरियल इक्वालिटी प्रोवाइड करने की पॉजिटिव ऑब्लिगेशन किसके पास है? स्टेट के पास है। स्टेट कैसे उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगा? लॉ बना के फुलफिल करेगा। और जब वो लॉ बनाएगा तो वो किस बेसिस पर लॉ बनाएगा? वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन करेगा कि जो लोग भी समान नहीं है, जो लोग भी अलग है, जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, जिनके लिए स्पेशल लॉज बनने चाहिए, उनको एक अलग क्लास बना दी जाएगी, एक अलग क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। और उसकी उनके लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल लेजिस्लेशन बनाया जाएगा बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये कौन कह रहा है? ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी कह रहा है। अब ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, इसका मतलब क्या है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, मैं यहां लिख रही हूं बट इट इज पार्ट ऑफ द ओल्ड कॉन्सेप्ट। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दो चीजें। एक तो ये है दैट इट इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। थोड़ा सा लैटिन है इसमें, बट समझने के लिए बहुत आसान चीज है। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है? देखिए इंटेलिजेंस आ रहा है, मतलब दिमाग लगाया गया है। इंटेलिजिबल का मतलब होता है एक रीजनेबल ग्राउंड। ठीक है, कुछ ऐसे रीजन का एलिमेंट कि हाँ जो है भिन्न ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिफरेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड डिफरेंशिया मीन्स डिफरेंस। इंटेलिजिबल का मतलब होता है बेस्ड ऑन रीजन, एंड डिफरेंशिया मीन्स द डिफरेंस विच इज क्रिएटेड। और दूसरा दूसरा मतलब क्या, दूसरा एलिमेंट क्या है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का? कि देयर मस्ट बी नेक्सस between that difference between the intelligible differentia and the object which is sought to be achieved by that legislation। वो उद्देश्य उस विधि का जो वो अचीव करना चाह रहा है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब क्या होता है? कि वो बौद्धिक डिफरेंस, या ये कह सकते हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट, और नेक्सस ऑफ दैट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया विद द ऑब्जेक्ट। मतलब आपने पहले तो एक बौद्धिक डिफरेंस क्रिएट किया, एक क्लासिफिकेशन कर दिया, लेकिन उस क्लासिफिकेशन से क्या करना चाह रहे हैं आप? क्लासिफिकेशन से एक नेक्सस बनाना चाह रहे हैं। किसका? जो लेजिस्लेशन जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा होगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपने देखा होगा कि माइनर्स के कॉन्ट्रैक्ट को एंड दी कॉन्ट्रैक्ट्स विद इन दी एडल्ट्स, ये दोनों को एक डिफरेंस बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है? ताकि क्यों बना दिया गया? क्योंकि हमको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अचीव करना है। हम कहते हैं कि जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड अब इनिशियो होता है। तो ये क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया? क्या हो गया? ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इस डिफरेंस का किस लॉ से नेक्सस है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? टू अचीव अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो डिफरेंस क्या है हमारा? कि ये माइनर है और ये एडल्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या हो गया? वो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? तो ऑब्जेक्ट विच इज सॉर्ट बाय दैट लेजिस्लेशन। इतना आपको समझ में आ गया? ये नेक्सस यहाँ पर, ये है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ये है वो लेजिस्लेशन, और ये है उस ऑब्जेक्ट जो ये लेजिस्लेशन अचीव करना चाह रहा है। इसका नेक्सस है इस लेजिस्लेशन से, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का है ऑब्जेक्ट। ये आपको ये डायग्राम अगर आप बनाकर आएंगे तो आपकी मतलब ये रिप्रेजेंटेशनल भी लगेगा, और मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया, बट इट इज गुड टू बी रिप्रेजेंटेड इन द आंसर शीट। तो आप चाहो तो इसको बनाकर रख सकते हैं, लेकिन यूज दिस एग्जांपल आल्सो। ये बुक का एग्जांपल है, मेरा इन्वाइट किया हुआ एग्जांपल नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है,
ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट बात कर रहा है क्लासिफिकेशन कि कैसा क्लासिफिकेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन दो चीजों की बात कर रहा है, दो एलिमेंट्स है इसमें। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मस्ट हैव अ नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट व्हिच इज सॉल्व्ड बाय दैट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम केस बाय केस देख लेते हैं कि इस रीजनेबल क्लासिफिकेशन को कैसे इंटरप्रेट किया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। तो क्या हुआ था इस केस में कि स्टेट ऑफ बंगाल ने एक स्पेशल कोर्ट्स एक्ट पास किया था। कुछ स्पेशल कोर्ट्स थे जिसमें जो नॉर्मल हमारे कोर्ट में प्रोसीजर होता है उससे थोड़ी भिन्न कार्रवाई का प्रोसीजर दिया हुआ था। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार में जो टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, इसको बिल्कुल सही टेस्ट मान लिया गया था। और इसे कहा था कि ये क्या है, ये एक बेसिक टेनेट है, यही एसेंस है राइट टू इक्वालिटी का। इसे एसेंस बता दिया गया था आर्टिकल 14 के राइट टू इक्वालिटी का। लेकिन इसी की जो बेंच में थे जस्टिस विवियान बोस, वो जो थे वो एक स्टेप आगे चले गए और उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी की बात की। अब न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी क्या है, we'll see in within few moments। बट आप इतना याद रख लीजिए, इसमें आप एक जज का नाम याद रख लीजिए, जस्टिस विवियान बोस। वेरी इंपॉर्टेंट नेम जब हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जस्टिस विवियान बोस फिर इस केस में कार्टी रानी रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र में डिसेंटिंग जजमेंट देते हैं। डिसेंटिंग का मतलब माइनॉरिटी जजमेंट। जब हम देखते हैं कि एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है किसी भी केस को डिसाइड करने में, मान लीजिए 5 जज बेंच है, तो उसमें से 4 जजेस ने एक जैसा जजमेंट दिया, मतलब वो मेजोरिटी जजमेंट हो गया। और जो एक जज है उसने उनसे अलग जजमेंट दिया, तो उसको क्या माइनॉरिटी जजमेंट बोलेंगे। वो उन लोगों से एग्री नहीं करता है, डिसेंट करता है, इसलिए उनका जजमेंट कैसा हो कि डिसेंटिंग जजमेंट है। तो जस्टिस विवियान बोस फिर इस केस में भी थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर डिसेंटिंग जजमेंट दिया। और उन्होंने क्या कहा था कि जो टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, इट इज नॉट अ गुड टेस्ट। यहाँ पर तो वो मेजोरिटी से एग्री कर गए थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़कर फिर न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन यहाँ पर तो वो डिसएग्री ही कर गए रीजनेबल क्लासिफिकेशन से, उन्होंने कहा था इट इज नॉट अ गुड टेस्ट। इंस्टेड उन्होंने कौन से टेस्ट की बात की, उन्होंने कहा था कि the good test is the classification or the need of classification which awakens the conscience of constitution। जब हमें लगता है कि असमानता या असमता इस प्रकार की है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्शियस को अवेकन कर देती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ऐसा लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल से ये रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है, तो वो क्लासिफिकेशन जब निकल कर आएगा, वो क्लासिफिकेशन कैसा होगा, इट विल बी अ गुड टेस्ट टू कॉन्स्टिट्यूट राइट टू इक्वालिटी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, तो इन्होंने इतना समझ आया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार ने रीजनेबल क्लासिफिकेशन को गुड टेस्ट कहा। इसमें भी गुड टेस्ट था, बट किसने डिफर किया, किसने डिसेंटिंग जजमेंट दिया, जस्टिस विवियान बोस ने डिसेंट किया था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि व्हाट इज अ गुड टेस्ट व्हिच अवेकन्स द कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन जो रामकृष्ण दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर था, इन्होंने फिर से रीजनेबल क्लासिफिकेशन के टेस्ट को गुड होल्ड किया था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में कुछ भी गलत चीज है। और इसमें जो जस्टिस भगवती थे, सी मैंने पहले भी कहा था कि ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा, ये तो आपको याद करवा कर ही मानूंगी। जस्टिस भगवती, वेरी वेरी रिनाउंड नेम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट लेकर आए हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। तो इन्होंने 3 बेसिक टेनेट्स दिए थे, आप इसको नोट डाउन कर दीजिए, मैं डिक्टेट कर देती हूँ। पहला तो इन्होंने ये कहा था, मतलब ये कह दीजिए 3 मेन प्रपोजिशंस दिए थे रीजनेबल क्लासिफिकेशन में। पहला तो जो है, इन्होंने कहा था कि दैट एन इंडिविजुअल मे बी ट्रीटेड एज अ क्लास। देखिए कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने, कि आप एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को भी आप कह सकते हैं कि वो क्लास कंस्टिट्यूट करता है, अगर अगर क्या है, ऐसी वो सारे एसेंशियल्स फुलफिल कर लेता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन के, या फिर ऐसी आवश्यकता लगती है कि हम एक इंडिविजुअल को भी, व्यक्ति विशेष को भी क्लास मान लेते हैं। जैसे एक केस था चिरंजीत लाल चौधरी का, उसमें कॉर्पोरेशन को एक क्लास मान लिया गया था, एक स्पेसिफिक कॉर्पोरेशन को। उसमें पहली बार इस टेनेंट की स्पेसिफिक प्रिंसिपल की बात की गई थी। हालांकि आप इतने सारे केसेस याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप एटलीस्ट ये 3 केसेस याद कर लीजिए और इन 2 जजेस का नाम जरूर याद कर लीजिए। और जस्टिस भगवती के 3 मेन प्रपोजिशन जो उन्होंने रीजनेबल क्लासिफिकेशन के एस्पेक्ट में कहे थे, आप वो याद कर लीजिए। तो पहला क्या तो बोला था उन्होंने, दैट एन इंडिविजुअल मे बी ट्रीटेड एज अ क्लास। ठीक है, दूसरा प्रिपोजिशन जो उन्होंने बोला था वो था प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी विधि बनाई जाएगी
वो संवैधानिक है, इसे प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। देयर विल ऑलवेज बी प्रिजम्पशन की जो विधि बनाई गई है वो कैसी है, संवैधानिक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की, तो हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी लेजिस्लेशन जो बनाया जाता है वो हित के लिए ही बनाया जाता है, उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है लेजिस्लेचर का माइंड में जो वो अचीव करता है। ऐसा हो सकता है कि इंसिडेंटली वो किसी मौलिक अधिकार को एवरेज कर रहा हो, वॉयलेट कर रहा हो, इसलिए हम क्या कर देते हैं, हम ग्रहण लगा देते हैं, हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगा देते हैं। और जब वो डिस्क्रिपेंसी दूर हो जाती है, जो कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाता है, वो लॉ वापस रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ बात यहाँ पर कह दी गई है कि जब एक विधान पारित होता है, जब एक विधि बनाई जाती है, तो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, लेजिस्लेचर का एक ऑब्जेक्ट होता है माइंड में। वो कभी भी ये मंशा नहीं रखेगा कि हमें फंडामेंटल राइट को ही अवरेज करना है। इंसिडेंटली ऐसा हो सकता है कि वो किसी फंडामेंटल राइट के कॉन्फ्लिक्ट में हो जाए, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट को कभी जो है क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट सही है या गलत है वो बात की बात है, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। बट लेजिस्लेचर ने उसे किसी उद्देश्य से बनाया है। जब हम कह रहे थे ना कि जो एक नेक्सस होना चाहिए बिटवीन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड एन ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये नेक्सस सही है या नहीं है, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात है, लेकिन हमेशा क्या होगा, उस विधि को हमेशा हम कॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे, संवैधानिक मानेंगे। हम प्राइमा फेसी देखकर नहीं कहेंगे कि ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पहला जो दूसरा प्रपोजिशन क्या दिया जस्टिस भगवती ने रामकृष्ण डालमिया के केस में, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। दूसरा प्रपोजिशन क्लियर हुआ आपको? तीसरा प्रपोजिशन क्या है, दैट इक्वालिटी डज नॉट मीन मैथमेटिकल इक्वालिटी या एक मैथमेटिकल नेस्टी। जैसे मैंने कह दिया कि महिला और पुरुष समान है, दोनों को तराजू में रखेंगे, दोनों बिल्कुल समान रूप से जो है उसे बैलेंस करेंगे, लेकिन ये कैसी हुई, मैथमेटिकल इक्वालिटी हुई ना। अरे भाई आप कैसे कह रहे हैं समान है, फॉर्मल इक्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी है ये। लेकिन जब आप एम्पेरिकल रियलिटीज में आएंगे तो आप देखेंगे कि पुरुष और महिला समान है। आप देखेंगे ना कि इनइक्वालिटीज है, तो एक्सेप्ट दोस इनइक्वालिटीज, एक्सेप्ट दोस डिफरेंसेस। अरे भाई महिलाओं को स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि वो डिफरेंटली जो है अपने बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से देख लीजिए, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से देख लीजिए, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से देख लीजिए, वो कैसी हैं, उन्हें असमान स्तर मिल गया है सोसाइटी में। सोसाइटी सोसाइटी ने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। तो कैसे हम उनको मैथमेटिकल इक्वालिटी में नहीं देख रहे हैं, जहाँ पे 1+1 मिलकर 2 बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो मैथमेटिकल इक्वालिटी ऑफ वोटिंग किसी चीजों में देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा वोट और अंबानी साहब का वोट दोनों की एक ही वैल्यू है, वो कहते हैं मैथमेटिकल इक्वालिटी। लेकिन फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, फंडामेंटल राइट्स तो बहुत हायर पेडेस्टल पे है ना। तो फंडामेंटल राइट्स को हर वो एस्पेक्ट कवर करना पड़ेगा जो एक इंडिविजुअल को फुल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो राइट टू इक्वालिटी है, डज नॉट मीन मैथमेटिकल इक्वालिटी, सिमिलैरिटी डज नॉट मीन आइडेंटिटी। इतनी बात आपको समझ आई अदिति, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट है तीन प्रपोजिशंस में? पहली प्रपोजिशन कौन सी हुई, दैट इंडिविजुअल मे बी ट्रीटेड एज अ क्लास। दूसरी प्रपोजिशन कौन सी हुई, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। एंड तीसरी प्रपोजिशन कौन सी हुई, दैट इक्वालिटी डज नॉट मीन मैथमेटिकल नेसेसिटी या मैथमेटिकल इक्वालिटी। तीन मेन प्रपोजिशंस आपको समझ आई। ओल्ड कॉन्सेप्ट हमने पूरा समाप्त कर लिया। क्या क्या देखा हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट में, कि ओल्ड कॉन्सेप्ट बात करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। रीजनेबल क्लासिफिकेशन अगेन दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, एक है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड द नेक्सस बिटवीन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड द ऑब्जेक्ट सॉर्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट सॉर्ट बाय द लेजिस्लेशन। ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एग्जांपल देके भी मैंने समझा दिया। डायग्राम आप बिल्कुल ऐसे ऐसे ही बनाकर आ सकते हैं, यू कैन यूज द एग्जांपल एज वेल। तीनों लैंडमार्क केसेस आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो रामकृष्ण डालमिया है, इसमें जैसे भगवती के तीन प्रपोजिशंस आपने लिखकर आने हैं वहां पे। ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट पूरा समाप्त हो गया है। अब चलिए आते हैं हम न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है, इसे सबसे पहले कौन लेकर आया था, जस्टिस विज्ञान बोस लेकर आए थे। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट इक्वालिटी क्या है, ये पहली बार मतलब अच्छे से इलेबोरेट किया गया था इन द केस ऑफ ई.पी. रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974। दूसरे
केस जो है आपको याद रखने की जरूरत है वो है मनेका गांधी। अगेन अ लैंडमार्क केस, आर्टिकल 21 से भी रिलेटेड है। आप अमेंडमेंट पढ़ेंगे उसमें भी आएगा ये मनेका गांधी का केस। सो अगेन अ नेम टू बी रिमेम्बर, 1978। एंड देन ये तो आपने सुना होगा, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। अदिति ये केस कहाँ पढ़ा था हमने? जल्दी टाइप करके बताओ जल्दी से। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस हमने कहाँ पढ़ा था? अभी हमने पिछले लेक्चर्स में ही पढ़ा है। ये अदिति आंसर। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था जब हम स्टेट देख रहे थे। डू यू रिमेम्बर? आर्टिकल 12 में पढ़ा था हमने जब हमने बोला था कि सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वो भी आर्टिकल 12 के अंदर एक स्टेट होगी। जिसमें हम क्या देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि जो एंटिटी है वो कैसे क्रिएट की गई है, बल्कि हम ये देखेंगे दैट हाउ इट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा ये केस कई जगह आपको मिलेगा, ये क्रिमिनल लॉ में भी हो सकता मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा Ether Alpha versus State of Tamil Nadu, Maneka Gandhi versus Union of India, Raja Raja versus Kali Mudi. Again, the very landmark cases which you have to remember and which you have to necessarily write in the exams. तो ये न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है क्या? जस्टिस विवियन बोस ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि जो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है इसे एक बहुत ब्रॉड डायमेंशन मिल गया। इनने ये कह दिया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है इट नॉट ओनली कंस्टिट्यूट्स द एलिमेंट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, बल्कि ये क्या बात कर रहा है, ये हमको दे रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। मनमाने ढंग से कानून को चलाना, उसे इस्तेमाल करना को आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। मैं कुछ भी करूं मेरी मर्जी। ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरीन, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरीन। लॉ वही है जो शासन कह देता है मेरा वचन ही मेरा शासन है। वो क्या है? वो आर्बिट्रेरीनेस है। आर्बिट्रेरीनेस इज द स्वॉन एनिमी ऑफ स्वॉन एनिमी, यानी कि कट्टर दुश्मन है बिल्कुल भाई, कौरव और पांडव की तरह स्वॉन एनिमी है। किसके? राइट टू इक्वालिटी के, राइट टू इक्वालिटी या फिर रूल ऑफ लॉ। तो जस्टिस विवियन बोस ने क्या कहा? पहली बार न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी की बात की कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। ईपी रोयप्पा में इसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये कहा कि जो राइट टू इक्वालिटी है ना, ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये एक ठहरा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। इट कैन नॉट बी ग्रिप्ड, कैबिन्ड एंड कन्फाइंड। इसे एक तरह रोका नहीं जा सकता, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये इवॉल्व होता है। तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है राइट टू इक्वालिटी का, इसको एक्सपैंड करने की आवश्यकता है। तब उन्होंने ये फिर ये टेने दिया कि आर्टिकल 14 के अंदर जो राइट टू इक्वालिटी है इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, बिकॉज रूल ऑफ लॉ एंड राइट टू इक्वालिटी और द राइट टू इक्वालिटी एंड द आर्बिट्रेरीनेस आर स्वॉन एनिमीज, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। जहां पे रूल ऑफ लॉ होगा वहां पे आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी। जहां आर्बिट्रेरीनेस है, आप ये मान लीजिए रूल ऑफ लॉ का हनन हुआ है, उसे मार दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया कि न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी क्या है। पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? जस्टिस विवियन बोस ने, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, और ईटी रोयप्पा के केस में इसको और डिफाइन कर दिया गया था। इस नॉन एनिमीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ईपी रोयप्पा में बोला गया था, और इसी चीज को रिपीट किया गया था जस्टिस भगवती ने मेनका गांधी के केस में। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब में इसे और अच्छा डायमेंशन दे दिया गया, इससे और अच्छा इंटरप्रिटेशन दे दिया गया। उनने क्या कह दिया? उनने ये कह दिया कि ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस है ना, दिस इज द एंड इन इटसेल्फ, दिस इज द एंड विच आर्टिकल 14 sought टू अचीव। ये वही अंत है, ये वही उद्देश्य है जिसके लिए आर्टिकल 14 को बनाया गया है। देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। अभी तक तो हम भाई कह रहे थे कि क्या है, हमको क्या प्रोवाइड करना है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? ये किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है? स्टेट के ऊपर है। तो स्टेट लॉ बनाएगा, लॉ बनाकर वो क्या करेगा, वो कैसे बनाएगा? रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके। लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एक उद्देश्य क्या है?
उसका उद्देश्य है कि उसको आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करना है। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है, इट इज द मीन्स टू अचीव दैट एंड। मतलब जो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है, इट इज अ मीन्स, इंस्ट्रूमेंट, ये माध्यम है क्या करने के लिए, टू अचीव द एंड ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इक्वालिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी क्या है, इट इज एन एंड इन इटसेल्फ। ये वो अंत है, ये वो उद्देश्य है जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन या ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी जो है वो अचीव करना चाहता है, जिसके लिए इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया।